Which skincare ingredient should be in the routine of every acne fighter? ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता था। स्टेरॉइड जो लोग ज्यादा लेते हैं या जिनको जबरदस्ती लेनी पड़ती है उनके भी बैक में एक्ने हो जाती है। क्या अब हम बात कर सकते हैं एक्ने के बारे में, द रूट कॉज? जो भी सीजनल फ्रूट आता है एक फ्रूट रोज खाना चाहिए। पीसीओडी जो है वो इन्फ्लेमेशन है ओवरीज का। Do fragrances in products impact sensitive या acne prone skin? सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा स्किन क्लीनर है। आजकल बच्चे फास्ट फूड, मीठा ये बहुत खाते हैं, ये सब ग्लैंड्स के सिक्रीशन को थिक कर देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? बेस्ट स्किन केयर रूटीन कुछ भी नहीं। Acne is more than just a skin issue. It affects confidence, emotions, and overall well-being. We are just looking towards the quick fixes. But for a deeper understanding beyond medicine and science, there's diet, stress, and even spirituality. Today, we are honored to have Dr. Rishi Bhargav at our Clay of Heaven podcast. Dr. Rishi Bhargav, a man whose knowledge of dermatology is unparalleled, but whose contribution to healing is far beyond medicine. He is founder and managing director of Girdhar Hospital and Research Center, Jaipur. Formerly, he was head and professor of dermatology at SMS Medical College, Jaipur. Over 60 years in medicine, he has successfully treated 16,000 plus herpes patients through a groundbreaking technique, Jaipur Block Technique, which he has invented himself, and his contribution to the medicine world is amazing. The Jaipur Block Technique is now cited in over 114 global research papers. He has also pioneered social healthcare projects that includes medicine bag that provides free medicine to the underprivileged. He is a spiritual leader too and has developed a Radharani temple in Jaipur. Today, we are going deep, not only about acne and skin health. We'll go into medicine, healing, and spirituality. So, welcome Dr. Rishi Bhargav to the Clay of Heaven podcast. Thank you. So now, let's talk about your invention, the most top टेक्निक, दैट इज जयपुर ब्लॉक टेक्निक। सर, तो क्या किस तरह से आप इंस्पायर हुए इस टेक्निक के लिए? क्या किसी पर्टिकुलर केस ने या किसी पर्टिकुलर पेशेंट ने? देखिए, मेरे पूरे कैरियर में करीब 10 पेपर ऐसे हैं जो मेडिकल साइंसेज में इन्वेंशन है। ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट है जो होती है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता था। ऐसे ही हर्पीज के पेशेंट आते थे, उनको जहाँ भी हर्पीज होती थी बहुत सीवियर पेन रह जाता था। ख़ास तौर से जिनको हर्पीज ऑप्थेल्मिक डिवीजन की होती थी, फेस की, उनको बहुत सीवियर पेन होता था। तो हमने सोचा कि दवाई लगाते लगाते तो कोई फ़र्क नहीं हो रहा है इनमें, अब कुछ करना चाहिए जिससे इसमें किया जाए। तो जब 100-200 के देख चुका मैं, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये जितने मरीज हर्पीज के आते हैं, इनको जहाँ हर्पीज हुई है वहीं पेन होता है, और पेन वहाँ पे वो चपके की तरह होता है, कपड़ा लगता है तो पेन होता है। तो मैंने कहा ये नर्व का प्रॉब्लम है, और नर्व की प्रॉब्लम ऐसी है जिसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर, ये जयपुर ब्लॉक टेक्निक वर्क कैसे करती है? मैं सब बताता हूँ। ये जो केसेस देखे मैंने, इनसे आभास हो गया मुझे कि इस नर्व में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसमें होती है। तो इस नर्व में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो कंडक्शन प्रॉब्लम होती है या इसमें स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग की वजह से पेन होती है। ये तो हर जगह यूनिवर्सल क्राइटेरिया है कि जहाँ पे सूजन होगी पेन होगा, तो सूजन होगी, या सूजन होगी वहाँ पेन हो सकता है, इचिंग हो सकती है। तो ये पता पड़ गया कि ये सब हो रही है। अब इसमें किया जाए, तो हमने उसको लोकेट करना शुरू किया कि हर्पीज के पेशेंट में कहीं पे निशान है, कहीं पे गड्ढे हो गए हैं, कहीं पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो गया। तो यही नर्व का कोर्स है सारा। ये आइडेंटिफाई बाहर से करने लगे, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है, इसमें MRI नहीं हो सकती, इसमें CT नहीं हो सकता, इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस ही काम करता है। जब ये हो गई तो हमने कहा अब इसमें आगे लोकल एनेस्थीसिया काम करेगा। तो हमने डॉक्टर सुधा, मेरी वाइफ,
और उनके एक टीचर थे डॉक्टर हल्दिया, उनकी हेल्प ली। मैंने कहा लो आप लोकल इंजेक्शन लगाते हो, ब्लॉक लगाते हो, कितना इसका इफेक्ट होता है, क्या होता है। उनसे बात करके एक टीम बनाई और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में सैटरडे का दिन फिक्स कर लिया जयपुर ब्लॉक के लिए। और वहाँ पे वो जयपुर ब्लॉक के कंटेंट होते थे, एक उसमें सेंसोरकेन करके दवाई है सुन करने की, सेंसोरकेन, एक जाइलोकेन है और एक डेक्सोना है। ये जो सेंसोरकेन और जाइलोकेन है ना, इसका मिक्सचर बनता नहीं था, प्रेसिपिटेट हो जाता था ये, तो उसके लिए डेक्सोना मिलाया उसमें, जिससे वो मिलने लग जाए। अब मेरे को पता पड़ा कि इंडिया के बहुत सारे सेंटर में जयपुर ब्लॉक लगा रहे हैं। जोधपुर में मेरी ग्रैंड डॉटर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जोधपुर, स्किन में कर रही है वो 5वीं पीढ़ी की। तो वो मुझे बताती है कि बाबा हर तीसरे चौथे दिन हम ब्लॉक लगाते हैं। तो वो टेक्निक चल रही, लेकिन उनको ये नहीं पता है वहाँ के टीचर्स को कि आयुषी किसकी ग्रैंड डॉटर है, जयपुर ब्लॉक का इन्वेंटर कौन है। मैंने कहा कभी ना कभी पता हो जाए। सर ये 28 ईयर्स में कोई फ्यूचर एडवांसमेंट आए इस फील्ड में जयपुर ब्लॉक के और एडवांस करने के? लोगों ने ट्राई की। चंडीगढ़ में प्रोफेसर थी पीजीआई चंडीगढ़ में, उन्होंने ट्राई किया कि ट्राइमेसोलोन इंजेक्शन जो है ना वो इसमें ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ट्राइमेसोलोन इसके साथ सेंसोरकेन और वो तो बेसिक है, उसके साथ उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन मैं ट्राइमेसोलोन पहले ऑलरेडी यूज़ कर चुका था, मुझे सब पता था ट्राइमेसोलोन से क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा देर वो सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रहता, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो उन्होंने छाप तो दिया पेपर नेशनल लेवल पे, लेकिन मैंने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, मैं इनको टोकूंगा कि आपकी प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये बनाया गया आपने। क्या अब हम बात कर सकते हैं एक्ने के बारे में, द रूट कॉज, जो कोई भी लोग नहीं बताते हैं, ना कोई पूछता है एक्ने के बारे में? उसका कारण ये है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। जी कैसे सर, ये एक नई चीज़ है। मरीज आता है, उसका फेस देखा, बात करी, ये होता है, दवा लिखना शुरू कर दिया। हाँ मैंने देखा ही। पहले बच्चों को समझाएं, उनके पेरेंट्स को समझाएं कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है। बच्चे कुछ तो समझते नहीं हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और उस वजह से प्रॉब्लम होती है। अब बेसिकली एक्ने जो है ये पाइलोसेबेशियस एपरेटस कहलाता है। पाइलोसेबेशियस एपरेटस उसकी डिजीज़ है। पाइलोसेबेशियस एपरेटस का मतलब है सेबेशियस ग्लैंड है स्किन में, ऑयल ग्लैंड, उसके अंदर से हेयर निकलता है। तो वो ग्लैंड और वो जो है वो उसका मैकेनिज्म है एक्ने बनाना। तो ये ऑयली स्किन प्रॉब्लम ही है एक्ने का, मतलब कि ऑयली स्किन है तभी प्रॉब्लम होगी एक्ने? ऑयली स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाइलोसेबेशियस एपरेटस की है। अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो 12-13 साल की उम्र में हार्मोनल एक्टिविटी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। तो फीमेल्स में और मेल्स में, दोनों में, फीमेल्स में 2 हार्मोन निकलते हैं पीरियड्स के टाइम में। एक होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है वो मेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो ग्लैंड्स की ओपनिंग है उसको नैरो कर देता है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन भी यही एक्टिविटी करता है। तो जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हैं उनके ज़्यादा एक्ने होती है, जिनके कम है उनके कम एक्ने होती है। दूसरा फेमिलियल और जेनेटिक टेंडेंसी है। मदर को एक्ने है, मौसी को एक्ने है, बहन को एक्ने है, दूसरे को एक्ने है। वो थोड़ी सी हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम है। और तीसरा जो डाइट पैटर्न है वो बहुत बदल गया। आजकल बच्चे फास्ट फूड, मीठा ये बहुत खाते हैं। तो आलू, चीनी, चावल, तली चिकनी चीज़ें, मिठाई
सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, फास्ट फूड, ये सब ग्लैंड्स के सिक्रीशन को थिक कर देते हैं। तो ग्लैंड्स का सिक्रीशन तो थिक हो गया और ओपनिंग नैरो हो गई, तो पाइलोसेबेशियस जो ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड, उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं पे ग्लैंड पे दाना बन जाता है, तो जिसको आप एक्नी बोलते हो। जैसे दो लोग हैं, सेम लाइफस्टाइल है, सब कुछ सेम है, लेकिन तब भी उनका एक्ने एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। बताना मैंने डिपेंड करता है हार्मोनल लेवल, डिपेंड करता है डाइट। तो इसी पे मैं आऊँ कि हाउ मच परसेंटेज इज जेनेटिकल या एनवायरनमेंट, जैसे आपने बताया, या लाइफस्टाइल। तो मेजरली क्या एक्ने को मतलब एक्ने प्रॉब्लम मेजरली किससे होती है? जेनेटिक से ज़्यादा होती है, एनवायरमेंटल से ज़्यादा होती है, या लाइफस्टाइल से ज़्यादा? कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस। जेनेटिक भी होना चाहिए और लाइफ स्टाइल भी होनी चाहिए। जब आपकी डाइट पैटर्न ठीक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट और जो स्टार्ची डाइट और मीठी डाइट ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा होती है, फिर एक्ने बहुत सारी तरह की है, खाली एक तरह की एक्ने नहीं है। दूसरा, जहाँ पे आपकी ग्लैंड्स एक्टिव ज़्यादा हैं, जहाँ ग्लैंड ज़्यादा हैं, जैसे फेस पे सबसे ज़्यादा होती है, फिर फोरहेड पे होती हैं, फिर कंधे पे होती हैं, फिर बैक में होती हैं, तो सिवियरिटी जितनी होती है उतनी बढ़ती जाती है। एक ऑयल एक्ने होती है। ऑयल एक्ने होती है जब आप क्रीम लगाते हो चेहरे पे, तो जो पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स हैं उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, तो वो ऑयल एक्ने बन जाती है। उसका ट्रीटमेंट अलग है। ये जो एक्ने है, एडोलेसेंट एक्ने, इसका ट्रीटमेंट अलग है। फिर स्टेरॉयड एक्ने होती है। स्टेरॉयड जो लोग ज़्यादा लेते हैं या जिनको ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है, बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन जिसमें देनी पड़ती है, उनके भी बैक में एक्ने हो जाती है। तो साइड डिपेंडेंट है, वो टिपिकली बैक में ही होती है। फिर इसी के साथ रिलेटेड है आपकी सेबेशियस एक्टिविटी स्कैल्प की। स्कैल्प में जो बाल के नीचे ग्लैंड है, वहाँ भी एक सेबेशियस ग्लैंड है, वहाँ पे भी वही सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन निकलता है, तो बालों में वो स्प्लिट हो जाता है सिक्रीशन। और स्प्लिट करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नी फेस की ग्लैंड में भी होता है और सिर की ग्लैंड में भी होता है। तो सिर की ग्लैंड में जो है वो जो पाइलोसेबेशियस ओपनिंग है वो वैसे ही बंद होती है, सिक्रीशन जो निकलता है वो स्प्लिट होता है और उसमें ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ऑक्जेलिक एसिड इज द रूट कॉज ऑफ ईचिंग। जो डैंड्रफ की वजह से ईचिंग होती है ना, वो उससे होती है। और जब ईचिंग होती है, ज़्यादा ईचिंग होती है, तो उससे फॉलिंग ऑफ हेयर शुरू हो जाती है। तो इसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, द फेस भी है, स्केल भी है, बाल भी है, सब है। तो खाली यही नहीं है, लोग जो कहते हैं वो अपने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि तेल से हमारे बाल इतने अच्छे हो गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, व्हाट आर द बिगेस्ट overlooked acne triggers even by the professionals? डाइट खाते हैं, खूब खाते हैं, घर का खाना खाते नहीं है, ब्रेकफास्ट करते नहीं है घर पे, बाहर जाके खाना खाते हैं। बच्चे हर तीसरे दिन पार्टी करते हैं, बाहर जाके खाना खाते हैं। माँ बाप से कहो कि भाई इनको ये, तो बोले हमारे तो करता ही नहीं, बाहर जाता है। जब खाया था कचौड़ी समोसा, पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब फास्ट फूड आ गया, सारी चीज़ें। ये जितना इसका प्रचलन हुआ है ना, उतनी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, उतनी प्रॉब्लम हेयर्स की भी हो गई। इसके लिए आपको विटामिन सी या प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी में एक नींबू भी पानी में डाल के ले लेगा तो ठीक है, नहीं तो संतरा, टमाटर, मौसमी, आंवला, अनार, अंगूर, अनानास, जो भी सीजनल फ्रूट आता है, एक फ्रूट रोज खाना चाहिए। एक फ्रूट रोज। और उसके सिवा प्रोटीन बहुत जरूरी है, बालों के लिए भी और एक्ने के लिए भी। प्रोटीन में दाल, दही, छाछ, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, स्प्राउट्स। एक हफ्ते में एक बार स्प्राउट जरूरी है, एक हफ्ते में एक बार पनीर जमीनी है जरूरी है। इसके सिवा
दाल दही छाछ हरी सब्जी सलाद सब जरूरी। ये रोचा सा। सर एक और था कि कैन जो एक्ने होते हैं क्या वो साइन है कोई डीपर हेल्थ प्रॉब्लम के, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, गट प्रॉब्लम हुआ या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ? देखो जिसमें भी इन्फ्लेमेशन है और जिसमें भी स्टेरॉइड देने पड़ते हैं वो इससे रिलेटेड है। दूसरा डायबिटीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो जो डाइट से शुगर लेवल बढ़ता है उससे भी एक्ने होती है, और जो इनहेरेंट शुगर लेवल है उससे भी एक्ने होती है। तो जो डायबिटिक्स हैं उनके भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ज़रूरी नहीं कि उनको हो, लेकिन टेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, अनदर प्रॉब्लम। जो लोग जिम जाते हैं उनको जो ट्रेनर है वो कहते हैं प्रोटीन पाउडर खाओ, बिल्कुल। वेट बढ़ाओ, ये करो। वो प्रोटीन पाउडर जो है वो खुद एक्ने को बढ़ाता है। तो लेकिन आप कह रहे प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। प्रोटीन है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, उसमें तो स्टेरॉइड मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड। हाँ वो होती है प्रॉब्लम, हो जाती है। सर एक बहुत नाम है कि मतलब ज्यादातर नाम ये आता है कि एक्ने हुआ कि वी हैव अ लॉट अबाउट हार्मोनल एक्ने। तो हाउ कैन वन डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोनल एक्ने, बैक्टीरियल एक्ने और जो फंगस इन्फेक्शन, फंगस से होता है एक्ने, ये कैसे डिफरेंस? देयर इज नथिंग लाइक फंगल एक्ने, देयर इज नथिंग लाइक बैक्टीरियल एक्ने। इन्फेक्शन जो हो जाता है ऊपर से, जब एक्ने होती है तो बच्चे उसको पिंच कर करके पस निकालने की कोशिश करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको पिंच करते हैं, उसको फेस वॉश यूज करते हैं। उसकी वजह से जितना हाथ लगता है फेस पे उतनी बैक्टीरियल एक्ने होती है, उतना इन्फेक्शन होता है। दैट इज बैक्टीरियल एक्ने। तो बार बार हाथ लगाने से भी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना। हाँ, पिंच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक्ने इस पे और वैसे सिंपल अगर जैसे फेस पे हाथ लगाए तो फिर कोई दिक्कत? फिर कोई दिक्कत नहीं है। तरीका नहीं एक्ने है तो नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज तो आप लगाओ। ट्रेंड है कि एडल्ट एक्ने एक होता है जो कि चिन या जॉ लाइन के आसपास होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये आपको मैंने अभी बताया, जहाँ सेविशल एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा होती है। तो किसी के चिन पे ज़्यादा होती है, किसी के फेस पे ज़्यादा होती है, किसी के जाइगोमेटिक रीजन में ज़्यादा होती है, किसी के फोरहेड पे ज़्यादा होती है। तो ये एज रिलेटेड नहीं होता है? जो एज रिलेटेड तो होती है 18-19 साल तक, 20 साल तक, 24 साल तक। इसके बाद जो एक्ने होती है वो डाइट रिलेटेड है, हार्मोन रिलेटेड है, दवाइयों से होती है। बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जो एक्ने को प्रेसिपिटेट करती है। पीसीओडी एक्ने है क्या वो डिफरेंट होता है? पीसीओडी जो है वो इन्फ्लेमेशन है ओवरीज का, सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, और वो सिस्ट जो है वो उसमें से हार्मोन सिक्रीट होता है। हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो पीसीओडी है, ये दिस इज अनदर डिजीज विच इज नोन एज एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस। तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है? एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस डिजीज है जो जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उनके बच्चों को पीसीओडी हो जाता है, उनके बच्चों को एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस हो जाता है। वो इंसुलिन सेंसिटाइजेशन से होता है। तो खाली एक्ने नहीं होती उसमें पिगमेंटेशन होता है। हम दूर से देख के 10 फीट दूर से कह सकते हैं इसको एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस है। फोरहेड काला हो जाता है, फेस काला हो जाता है, गर्दन काली हो जाती है, एक थिक ऐसी लाइन हो जाती है गर्दन पे, उसको 3 साल के बच्चे में देख के हम बता सकते हैं कि इसके एक्यांथोसिस डेवलप होगा। अच्छा जी, जो नेक काली हो जाती है, सही पर कोहनी काली हो जाती है, घुटना काली हो जाता है, नकल्स काले हो जाते हैं, ये जो है ना ये काले हो जाते हैं। ये तो ज़्यादातर सिर्फ नहीं होता, ज़्यादातर जिनको ये प्रॉब्लम है उन्हीं को होता है खाली, बाकी सबके नॉर्मल होते हैं। तो एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस में इसके सिवा सिस्टेमिक चेंजेस होते हैं। थायराइड डिजीज हो सकती है, फैट बढ़ने की टेंडेंसी होती है, कितनी कोशिश कर लो, फास्टिंग कर लो, वेट बढ़ता रहता है। उसको रोकने के लिए आपको इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है और फिर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। एक ऐसी स्टेज है जिस वक्त हम
18, 19, 20 साल तक के बच्चों को, बल्कि इवन लेटर भी वो ट्रीटमेंट देने से उनका मोटापा होना कम हो जाता है, उनका पिगमेंटेशन कम हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं नाइट, जैसे डिलीवरी के बाद लेडीज़ को हो जाती, ऐसे बदन में, पेट पे, कमर में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते। ये देखने से, एक साइन देखने से पता है कि ये Does stress actually causes acne or it is just a myth? इट इज़ नॉट ए मिथ। स्ट्रेस जो होता है उसमें एड्रेनलिन सीक्रेट होगी। जब भी सीवियर स्ट्रेस होगा तो एड्रेनलिन सीक्रेट होगी बॉडी में। एड्रेनलिन फिर शुगर लेवल बढ़ाता है। मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड है, स्ट्रेस भी इंटर रिलेटेड है। ये बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स में भी रह समय है कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है और उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। लाइफ लॉन्ग आप कैसे फॉलो करोगे चीज़ों? आप डायबिटीज़ वाला कंट्रोल कर लेता कि भैया मेरी ज़्यादा होगी तो हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, मेरे ज़्यादा होगी तो किडनी डिजीज़ हो जाएगी। सर, अगर किसी को बार बार एक्ने हो रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहे, तो शुड दे गेट टेस्टेड फॉर फूड इंटॉलरेंस आल्सो? फूड इंटॉलरेंस नहीं होता, एक्सेसिव फूड। एक्सेस मतलब किसी को आजकल आ रहा है ना कि वीट इंटॉलरेंस है, वो अलग डिजीज़ हो, उससे एक्ने नहीं इंटॉलरेंस डिजीज़ अलग डिजीज़ है। उसके अंदर तो सेंसिटिविटी होती है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी के अलग थी। ग्लूटेन सेंसिटिविटी की चेंजेस भी होते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी से डायरिया भी होता, ग्लूटेन सेंसिटिविटी से हाजमा बिगड़ जाता। तो वो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। मेरे पास एक बच्चे को लाया, गोदी में उठा, बच्चे हुआ मेरा 1.5 साल तक, गोदी में उठाते लाया, गोदी में उठा के लाया। ऐसा भी इतना कमजोर हो गया, इसकी एलर्जी हुई, गेहूँ की एलर्जी हुई। तो मैंने उससे पूछा कि ये किसने बताया तुम्हें गेहूँ की एलर्जी है? बोले डॉक्टर साहब ने बताया। तो जब से गेहूँ बंद कर दिया, बाजरा खाता नहीं, ज्वार खाता नहीं। मैंने कहा इसको कोई एलर्जी नहीं है ग्लूटेन की, आप इसको अभी से गेहूँ शुरू कर। 15 दिन बाद वो बच्चे बुलाए, वो चलता हुआ आया सीढ़ी से उतर कर। मैंने कहा ये बीमारी जो है ये लेबोरेटरी की बीमारी। मैंने कहा इसका तरीका होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट में आप 24 घंटे उसको कुछ नहीं दें, सिर्फ गेहूं की बनी हुई चीज़ दे दें। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है 7 दिन तक, मान लो 5 दिन तक, तो वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। अगर लेबोरेटरी टेस्ट में ग्लूटेन आ गया तब कोई मतलब नहीं है, फिर हम डिसेंसिटाइज भी करते हैं। अच्छा, स्लो लो डोजेज गेहूँ की भी, ग्लूटेन की भी देते हैं, जो नॉर्मलाइज हो जाता है। हाँ, टाइम लगता होगा लेकिन इसमें डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी एंड पर्सन टू पर्सन। अच्छा सर, प्रोबायोटिक्स का आजकल बहुत ट्रेंड है और गट क्लींजर्स का बहुत ट्रेंड है। सब जगह ये छाए हुए हैं कि आप ये प्री प्रोबायोटिक लें, ये गट क्लींजर लें, ये तो इससे एक्ने क्लियर हो जाता है सर अगर गट हीलिंग हो जाए? गट हीलिंग से एक्ने क्लियर नहीं होते, लेकिन हाजमा जरूर थोड़ा बहुत क्लियर होता है। अच्छा, ओनली हाजमा, एक्ने क्लियर नहीं हो, इतना नई चीज़ है सर। ये आजकल पूरा दिन से आया हुआ है, टेक अ डिटॉक्स फॉर 14 days, ऑल एक्ने इज गॉन। सर, साइंस ऑफ स्किन केयर में अगर हम बात करें तो कई जने हैं जो रिलीजियसली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, जो भी डॉक्टर्स बताते हैं, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, या जहाँ भी वो जाते हो, और उनकी कई चीज़ें क्लियर होती हैं ज़्यादातर, तब भी उनको एक्ने हो जाता है। एक्ने जो है ना, पहले से विशेष डिजीज है, ये किसी को भी इंटरनल होती है, ऊपर से का उसको क्लियर करते रहते। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए किसी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए? बेस्ट स्किन केयर रूटीन कुछ भी नहीं, नेचुरल स्किन है, इसको नेचुरल रखना चाहिए। जितनी आप चीज़ें यूज़ करते हो अननेचुरल है, वो जितने ज़्यादा यूज़ करोगे कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। इवन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हल्दी, हनी, इन सब से भी हो सकता है, जो कि हम बहुत मानते हैं। वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए काम में आती है, ऐसे नहीं है कि रोजाना आप ये कर सकते। और शॉर्ट पीरियड पे ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें काम में आते हैं वो यूजफुल है नेचुरल की। क्योंकि हल्दी जो है उसमें बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, बहुत सीवियर, बहुत जल्दी उसमें फ़ायदा करती। So, which skincare ingredient should be in the routine of every acne fighter? Vitamin C. Vitamin C. One and only vitamin C has to be there in every acne fighter supply.
पे वो नींबू भी सर अब एक्सफोलिएट करते हैं, लोग स्क्रब करते हैं सर। तो हाउ डज दिस डिस्ट्रॉय स्किन बैरियर एंड ट्रिगर द ब्रेकआउट्स? देखो जो जो ये क्लींसर यूज करते हैं, इमान करते हैं, ये आपके बैरियर तक पहुंचता ही नहीं है। नहीं पहुंचता है, नहीं को तो रोज स्क्रब कर सकते हैं। ना रोज साफ करो, हल्के से क्लींसर से आप यूज करो, साफ करो। अगर आप स्किन बैरियर तक पहुंचोगे तो 5 लेयर की स्किन की क्रॉच होती है। 5 लेयर? 5 लेयर स्किन की है। उसके बाद आपके फैट लेयर आती है। उसके बाद जाके इसका नंबर आता है जहाँ पे आपकी है बैरियर है। तो बहुत सारी दवाइयाँ जो बोलते हैं ना बैरियर तक पहुँच जाती है, वो पहुँचती थी। हल्का सा सोप आप अच्छा यूज़ कर सकते। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फेस वॉश है वो रोज नहीं यूज़ करना चाहिए। जितने दिन के लिए बताया आपको दवाई के साथ उतना यूज़ करना चाहिए। तो सैलिसिलिक एसिड का बहुत चल रहा है आजकल, तो व्हाट इज द राइट वे टू यूज सैलिसिलिक एसिड देन? सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा स्किन क्लीनर है और इरेजर है। इरेजर 1%, 2%, 1% तो ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन 2%, 3% बहुत अच्छा। 2% जेल, 3% जेल, ये दिस कैन बी मिक्स्ड विद एंटीबायोटिक क्रीम फॉर लोकल यूज। वो पिगमेंटेशन भी ठीक करता है, वो स्किन को भी स्मूथ करता है, और जो पोर्स हैं ओपन पोर्स उसको भी ठीक करता है। सर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हैं जो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं एक्ने के लिए, लेकिन वो दे वर्सन द एक्ने इफेक्ट्स? ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स जो आपकी नॉलेज में आए, लोग आए कि हम तो ये यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं जो कि एक्ने के लिए बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दे में वर्सन द एक्ने ट्रीटमेंट, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट? बहुत सारी एसिडिक चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स, वो उसको नुकसान तो जैसे कोई पर्टिकुलर एसिड्स? कई सारे एसिड हैं, जैसे डिफरेंट कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस? अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो जरूर खराब करे। अगर 1% 2% है तो इफेक्टिव होगा, और तो इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है जो इतना खराब करे या ठीक करे। तो दैट मीन्स एसिड्स इफ इन राइट कॉन्सेंट्रेशन आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर द स्किन हेल्थ। ये स्किन हेल्थ नहीं, स्किन प्रॉब्लम की स्किन प्रॉब्लम और भी है। जो एक्ने से पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने से कलर बन गया, एक्ने से स्कार बन गए, गड्ढे बन गए, वो भी जब बनते हैं जब वो एक्ने या तो इन्फ्लेमेटरी एक्ने है, या पस्चुलर एक्ने है, या कॉन्ग्लूबुलेटा एक्ने है, या सिस्टिक एक्ने है, जिसके अंदर डेप्थ ऑफ स्किन है, डेप्थ ऑफ डिजीज है। स्किन जो है वो सेबेशियस ग्लैंड तक पहुंच गई है एक्ने। अगर सुपरफिशियल एक्ने है खाली तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से मोस्ट कॉमन चीज एक्ने कौन सा होता है? एक्ने ओडोमोसेट एक्ने, दिस इज द एक्ने वल्गैरिस कहलाती है। वल्गैरिस मींस कॉमन, वल्गैरिस मींस कॉमन। कॉमन एक्ने। तो जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जंजीस का, जो कि फास्ट फूड खाते हैं, उनमें एक्ने की प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से 10 साल से स्टार्ट होने चालू हो जाती है, जैसा आपने बताया कि जैसे हार्मोनल चेंजेस आए, और लॉन्ग टर्म चलता है सर। 12-13 लॉन्ग टर्म उनके एक्ने खत्म नहीं होगा, ये है। देखो पील की आपने बात की, तो जो बेस्ट पील है, ऐसे तो बहुत सारे पील है, लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड पील यूज़ करता हूँ, सैलिसिलिक एसिड पील यूज़ करता हूँ। इसमें ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड में 10% से 50%, 70% तक जाते हैं। उसका कायदा यह है कि जब उसको 10% यूज़ करते हैं, जब तक फ्रॉस्टिंग नहीं हो जाए जब तक यूज़ करते हैं। एक बार फ्रॉस्टिंग हो गई तो दैट मीन्स इट इज़ एनफ, 20 की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 पे नहीं ख़त्म, 10 पे पील नहीं हुआ फ्रॉस्टिंग, तो 20 पे जाएंगे, 20 पे भी नहीं हुआ तो 30 पे, ऐसे इंक्रीजिंग परसेंटेज उस पर। टॉलरेंस देखते हैं आप पेशेंट की, पेशेंट में इफेक्टिव कितना आ गया, इफेक्टिवनेस आ जाते ही बंद कर देते हैं। तो बेस्ट जो पील है वो ये 2-3 ही है, बाकी ऑर्गेनिक पील्स हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक तो
परसेंटेज कितनी दिए। अब लोगों मैन्युफैक्चरर जो है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो तो 6%, 5%, 4%, 10% ऐसे कर देती है, लेकिन पेशेंट को कितना टॉलरेट हो रहा है, पेशेंट को कितना इफेक्ट आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर हमको फिर एडिशन कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट। ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस। ये लड़कों को आता ही नहीं है, किसी को नहीं आता। ये जो क्वेश्चन आया, अब आपने कहा, मैं वाकई से इससे पूछूं, द डे यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिस इन स्किन केयर और जो आज नए जने आ रहे हैं जो स्किन केयर एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, अप्रोच में क्या डिफरेंस है? अप्रोच में डिफरेंस ये है कि वो सीखते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सीखते हैं, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने जो पढ़ा दिया उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। उनका ओरिजिनल कोई बैकग्राउंड नहीं है काम करने का, ओरिजिनली वो कर भी नहीं सकते। हम लोग ओरिजिनल काम करते थे, क्या चीज़, क्या एक्शन है, कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, और इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे हमारे टाइम में। बाद में जब प्रोडक्ट आने लगे तो हम उसको अच्छा, फिर अभी ये आ गई बात। तो मैं जब भी आपके कोई मिलने आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, ये आते हैं, इनको न तो ट्रेनिंग करना आता है आजकल, रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग ही करना नहीं आता। वो एक 3-4 जने जो आते हैं, एक जना आता है पैम्पलेट लेके, एक जना थैला लेके, और एक जना अगर आएगा तो वो एक आध सैंपल रख लाएगा। अब उनसे पूछो कि ये जो कागज आप रख गए, ये कागज किस काम का है? ये कागज जो है ये टेबल पे जहाँ छोड़ गए वहीं मिलेगा दूसरे तीसरे दिन, जाओ, कोई नहीं पढ़ता। दिस वाज द फन ऑफ केस। मैं ये कहता हूँ उनसे, मैंने कहा देखो नई बहू आती है तो नई बहू का जब तक मुंह दिखाई नहीं हो जाती, जब तक उसको पैसे नहीं देते। तो आपके जो सैंपल है, नई बहू है हमारे लिए, ये जब तक हमारी टेबल पर नहीं रहेगी रिमाइंड करती नहीं, क्योंकि जब हमें टाइम मिलता है तब हम इसका लिटरेचर पढ़ते हैं। इसका बिगर लिटरेचर पढ़े बिना साइड इफेक्ट मैंने आज तक कोई यूज़ ही नहीं की दवाई, चाहे कोई दवाई आ जाए। और मेरी आदत हमेशा से ये रही है कि जो नई जर्नल आ गई या नया आर्टिकल आ गया, उसको जब तक पढ़ नहीं लेता जब तक मैं सोता नहीं। तो मैं तो ये आदत कंटिन्यू है शुरू से, अभी भी है कि कुछ भी लेटेस्ट आया, अभी मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया डीवेल का जर्नल आया था, उसको मैंने रात को पढ़ा, जो मेरे को ठीक लगा, बाकी कर रख दिया। अब उसको फिर कभी नहीं पढ़ूंगा। सर वापस एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने विटामिन सी एक नाम लिया कि विटामिन सी इज द मस्ट इंग्रेडिएंट्स, या रोज हमें विटामिन सी लेना ही लेना चाहिए, स्किन हेल्थ के लिए भी, एक्ने के लिए भी। तो आपने विटामिन सी ने कहा रोज सुबह लेमन वाटर के लिए, ये एक सोर्स हो गया विटामिन सी का। आजकल बहुत सारी सीरम में काकाडू प्लम की बात हो रही है, द रिचेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है विटामिन सी का। ये कहाँ तक सही है सर? नहीं, ये बहुत सही है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी आ जाती है बीच में। जो नींबू वाला प्रकरण है वो गांव वाला भी कर लेता है, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो इवन एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट भी महंगी है, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन क्या इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो आप बता रहे हैं, इट इज अ गुड स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी जो कि सीरम्स में यूज हो सकता है? इट इज अ मस्ट है ना, बहुत सारे सीरम है सभी में विटामिन सी वाले। और इसकी क्या परसेंटेज रहनी चाहिए सर इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड की किसी सीरम में? एक तो आपको कंपेटेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि वो स्टेबल है कि नहीं, 6 महीने उसकी लाइफ वो आपकी क्या कहलाती है, सेल्फ लाइफ है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, क्योंकि इतना टाइम उसको लग जाता है यूज़ करने में, इतने टाइम रखी रहती है, 2 दिन में नहीं यूज़ हो जाता है। ये 2 साल तक शेल्फ लाइफ, तो इतने दिन तक यूज़ करने वाली, बाकी डिपेंड करता है आपको कितना लगाया, कितना इफेक्ट हुआ, 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ा। सर जैसे एसिड्स की बात चली है तो मैं एक और एसिड के बारे में जानना चाहूँगा, क्या डू यू प्रेफर
हाई एलिलोनिक एसिड, नाम से बहुत बहुत यूज होता है आजकल। आजकल आजकल इसकी स्किन केयर में बहुत है, नाइट सीरम में यूज हो रहा है, बहुत जगह यूज हो रहा है, एक फेरोलिक एसिड भी होता है। वो भी यूज हो रहा है। तो इज दीज एसिड्स आर गुड एसिड्स? ये सब में फर्क वही है कि कितना कंसंट्रेशन है और किस स्किन पे यूज कर रहे हो आप। मतलब यहाँ पे आपकी एक्यूमेन यूज होती है कि आदमी क्या यूज कर रहा है, किसके यूज कर रहा है। मतलब इफ इन राइट कॉन्सेंट्रेशन दे आर गुड। राइट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पी अगर डिजीज्ड पर्सन है तो फिर उसमें फर्क हो जाता है। फर्क हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क रहता है। अच्छी, तो कुछ एसिड्स हम भी ऐड करते हैं और दूसरे एड्स में भी होते हैं। एक इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड विद काकाडुप्ला की बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। हाँ ठीक है, अच्छा। सैलिसिलिक एसिड, आप उसके हमेशा फेवर में रहे एक्ने एक्ने के लिए, आपने अभी भी बताया सर, और वो भी 2% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सर रहता। हाई एलिलोनिक एसिड फॉर हाइड्रेशन। नियासिनामाइड आजकल हर जगह, नियासिनामाइड पिगमेंटेशन में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दीज आर गुड एसिड्स व्हेन यूज्ड इन राइट कॉन्सेंट्रेशन। फाइन सर। एक क्वेश्चन है सर, फ्रेग्रेंसेस की रोज फ्रेग्रेंस का है, सैंडलवुड फ्रेग्रेंस का है, लेवेंडर, तो डू फ्रेग्रेंसेस इन प्रोडक्ट्स इम्पैक्ट सेंसिटिव या एक्ने प्रोन्स के? नॉट एक्ने प्रोन, बहुत सारे एलर्जी के इससे, फ्रेग्रेंस है एलर्जी के। तो अगर फ्रेग्रेंस है और एलर्जिक है तो बिल्कुल यूज नहीं करेगा। फ्रेग्रेंसेस जैसे फॉर एग्जांपल मेरी डॉटर इन लॉ तो नहीं, डॉक्टर पीयूष, मैं सुबह पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस उसी से एलर्जी है। तो ऐसी प्रिपरेशन जिसमें फ्रेग्रेंस हो और आप यूज कर रहे हो, शुरू में जो सेंसिटाइजिंग डोज कहलाती है, शुरू में 5-7 दिन कुछ नहीं होता, लेकिन 5-7 दिन में जब वो एंटीबॉडी बनने लगती है तो वो असर करती है। तो उस टाइम तक उसको देखना पड़ता है। उसके बाद अगर एलर्जी कर रही है तो हो जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन फेशियल एलर्जी है इसमें। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी फेशियल स्क्रब है या सीरम्स है या मॉइस्चराइज, बहुत कम फ्रेग्रेंस होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। इवन फेस वॉशेस में भी नहीं होना चाहिए। सर, व्हाट इज द बिगेस्ट स्किन केयर मिथ विच यू हेयर फ्रॉम योर पेशेंट्स? ऐसा कोई मिथ है जो बहुत रेगुलर आप अपने पेशेंट से सुनते हैं? सबसे ज़्यादा तो यूज़ ऑफ सोप है। कैसे यूज ऑफ सोप, क्या मिथ्स है? यूज़ ऑफ सोप में ये है कि आप बहुत सारे ये सोचते हैं कि साबुन लगा लिया अपन ने तो सब सफाई हो गई, कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं। ऐसे नहीं, लेकिन साबुन कौन सा लगा रहे हो आप? साबुन में कार्बोलिक एसिड का भी साबुन आता है, साबुन में और भी फ्रेगरेंस वाले भी आते हैं। अगर साबुन फ्रेगरेंस वाला यूज़ कर लिया तो एक नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, जैसे सैंडलवुड का आता है, इसमें नेचुरल सैंडलवुड है, ऐसी चीज़ें भी हैं। तो किसी को कोई सूट करता, किसी को नहीं करता सूट। तो मिथ इज जस्ट वन थिंग अबाउट सोप। एनीथिंग अबाउट एक्ने के बारे में कोई मिथ है कि ये लगाने से एक्ने ठीक हो जाएगा? हमने हल्दी लगाई तो एक्ने ठीक हो गया, हमने केसर भरे। देखो घरेलू इलाज तो हर दादी के नुस्खे हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। किसी को ठीक भी होता है, किसी को नहीं होता है। तो बहुत सारी इनर्ट चीज़ें ये आप लगाते रहते हो, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन कई चीज़ें थेरापेटिक एफिकेसी की भी हैं। फॉर एग्जांपल अमचूर है। अगर आपके स्कॉर्पियन बाइट हुआ और आपने अमचूर लगा दिया तो इमीडिएटली ठीक हो जाता है, उसका दर्द ठीक हो जाता। अभी कल परसों मेरे पास पूना से टेलीफोन आया, मेरी इसके डॉटर इन लॉ की सिस्टर का, उसकी बच्ची के मधुमक्खी काट खाई। मैंने कहा मधुमक्खी काटी है तो लगा दो। अमचूर पीस गई, अमचूर पीस के लगाया, 2 घंटे बाद उनका क्यों ठीक हो गई। अच्छा, नहीं तो वहाँ पे बॉइल हो जाता और सोर हो जाता। अरे दर्द होता है सबसे ज़्यादा, तो प्रॉब्लम है पेन की है। वो पेन रिलीव हो गया, सूजन रिलीव हो गई। तब अब ये मिथ थोड़ी है, ये तो टेस्टेड चीज़ें हैं। टेस्टेड चीज, हल्दी टेस्टेड है, बिल्कुल। आंबा हल्दी टेस्टेड है। आंबा हल्दी का नाम सुना है कि नहीं आपने? इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो कि कितनी सूजन हो, चोट लगेगी। आपने आंबा हल्दी प्याज को भून के आंबा हल्दी डाल के लगा लिया तो उसमें आराम हो गया।
लेकिन स्किन केयर में 2 और नेचुरल इंग्रेडिएंट आ गए सर, टी ट्री एक्सट्रैक्ट है और एक टी ट्री एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी चीज़ें में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक आ गया, तो बहुत सारे साबुन में आ गया है। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट भी यूज़ में आता है, लेकिन ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट उसमें लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, राइट सर। सर, हाउ डू पुअर स्लीप हैबिट्स कंट्रीब्यूट टू ब्रेकआउट्स? पुअर स्लीप हैबिट्स डिफरेंट टाइप की है। एक तो जिनको साउंड स्लीप नहीं आती, जरा सी 8 में उठ जाते हैं। दूसरा, जिनको बार बार उठना पड़ता है फॉर एनी रीज़न। तीसरा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, वो हो जाती है। इन सब में हार्मोनल इफेक्ट है। जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, इसमें स्ट्रेस का मैकेनिज्म है, और स्ट्रेस में जैसे मैंने बताया था एड्रेनलिन सिक्रीट होती है। एड्रेनलिन फिर वो टेकीकार्डिया भी करती है, फिर वो स्वेटिंग भी करती है, फोरहेड पे स्वेटिंग हो जाती है, टेकीकार्डिया हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। और जब रोज़ रोज़ होता है ये, तो फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं, ब्लड शुगर पे चेंजेस आ जाते हैं, और दैट कॉजेज एक्ने एंड ब्रेकआउट्स। ना अल्टीमेटली तो वही होगा। लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म है ये, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। ऐसा होता नहीं है कि ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर हो तो एक्ने हो जाए। सर, आपके अकॉर्डिंग अगर 3 मेथड बताए जाएं किसी को, तो स्किन केयर रूटीन में क्या होनी चाहिए वो 3 चीजें, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए सो दैट एक्ने कम हो या हो ही ना? सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश बहुत ज़रूरी है, फेस वॉश ज़रूरी। दोपहर के अंदर आपको अगर स्वेटिंग की टेंडेंसी है, एक्सिलरी स्वेटिंग होती है, या तो फिर नहाने के बाद आपको सुबह पाउडर लगाना है, डिओड्रेंट भी जहाँ तक पॉसिबल हो फ्रेगरेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री भी हो। और रात को हाथ पैर अच्छी तरह से धो के सोना चाहिए। क्योंकि आज हम ये स्किन की बात करें, व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 20 एंड इफ समवन एट द एज ऑफ 20, स्किन की बहुत डिफरेंस है। लाइफस्टाइल आपने जैसे आपने बताया, लाइफस्टाइल है, पॉल्यूशन है, कि सब कुछ डिफरेंट हो गया है पहले से और आज में। तो एक्ने, ब्रेकआउट्स हुए, रिंकल्स जल्दी आते नहीं उसका। तो इसलिए मतलब टाइम मिले तो अपनी स्किन को केयर करना चाहिए आपकी बॉडी, और ये टाइम निकालना चाहिए जैसे हम अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालते। एक तो टाइम हो गया, दूसरा रेगुलर हैबिट्स। लोग घर में नंगे पैर घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं तो ये डस्ट होती है ज़मीन की। ये डस्ट जब ज़मीन की पैर में लगती है तो जिनकी ड्राई स्किन है वो क्रैक हो जाती है, फिशरिंग जो होती है वो इससे हो जाती है। तो जैसे पापड़ ताज़ा है, उसको आप कितना ही दबाओ टूटता नहीं, लेकिन ड्राई पापड़ है वो टूट जाता है। ऐसे ही पैर की स्किन 10 गुनी मोटी है। इसमें जब ड्राइनेस होती है तो ड्राइनेस 2 ही कारण से होती है, या तो डस्ट से होती है नंगे पैर घूमने से, या आपकी चप्पल थोड़ी छोटी है पैर से, एड़ी बाहर है, तो उससे आपका जो बॉडी का वेट है वो पास होता है ज़मीन में, उससे क्रैक हो जाती है। और साबुन ज़्यादा लगाते हो तो भी ड्राइनेस होके हो जाती है। बहुत सारे लोग मोजा नहीं पहनते हैं सर्दी के अंदर, तो वो ठंडी होने से, कोल्ड से हो जाती है। तो इसलिए हैबिट भी ज़रूरी है। डज वेयरिंग मेकअप डेली कैन कॉज एक्ने? जो आप मैकेनिज्म है एक्ने का, उसके अंदर पाइलोसेबेसियस ग्लैंड की ओपनिंग बंद हो जाती है। यहाँ आप ऊपर से बंद कर रहे हो, पाउडर लगा के बंद कर रहे हो, क्रीम लगा के बंद कर रहे हो। तो क्या करना चाहिए सर? कईयों को रोज मेकअप चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मेकअप की चॉइस जो है ना इंडिविजुअल है। और दूसरा, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, मे बी हेयर डाई, मे बी आपके लाइनर्स, मे बी सूट आईब्रो पे लगाने का, मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स, मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स, ये जो भी आपको यूज़ करना है उसको कान के पीछे लगा के 24 घंटे पहले टेस्ट करिए। अगर वो चीज़ सूट कर रही है तो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू।
अगर सूट नहीं करी है तो 10-15 दिन बाद वो रिएक्ट करने लग जाएगी। तो किस तरह से रहना चाहिए? एक बार टेस्ट कर लिए, एक आप लिप बाम लिपस्टिक खरीद के लाए, उसको लिपस्टिक को रोज लगाना, लेकिन जब पहली बार लगाओ तो उसको यूज करो, टेस्ट करके यूज करो। सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज हाइड्रेशन? और क्या सिर्फ पानी पीना हाइड्रेशन हो जाता है और उससे क्या स्किन क्लियर रहती है ज़्यादा पानी पीने से? देखो, सर्दियों में पानी कम पीते हैं और गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं। गर्मियों में पसीना आता है इसलिए ज़्यादा पीना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी जितनी यूरिन की है उतना पानी आपको एडिक्वेटली चाहिए पीने के लिए। अगर आप 2 ही बार यूरिन पास करते हो तो पानी कम चाहिए, अगर 5 बार जाते हो तो फिर पानी ज़्यादा चाहिए। और हाइड्रेशन जो है हमेशा स्किन को हेल्दी रखता है। और हाइड्रेशन जस्ट बाय ड्रिंक व्हाट इज इट इनफ? और स्किन ड्रिंकिंग वाटर भी है, स्टीम बाथ भी है, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिससे वेट रख सकते हो। टॉवल से आप नहा के पहुँचते हो, गीले टॉवल से। अगर ड्राई स्किन है तो वैसे भी वेट टॉवल आप बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, गर्मी में यूज़ कर सकते हो हाइड्रेशन के लिए। सर, एक इमोशनल ट्रॉमा होता है एक्ने होना, तो व्हाट इज द बिगेस्ट इमोशनल स्ट्रगल यू सी इन योर एक्ने पेशेंट्स? एग्जामिनेशन कैसे? सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन से पहले स्ट्रेस होता। जब स्ट्रेस होता तो फिर वो एड्रेनलिन मैकेनिज्म आ जाता, फिर एक्ने होती। तो मतलब यंगस्टर्स में जब एग्जाम होता है ज़्यादातर तो स्ट्रेस बढ़ता है और एक्ने भी बढ़ते हैं। उस वक्त हम कहते हैं भैया थोड़ा मेडिटेशन करो, कुछ एक्सरसाइज करो, सुबह घूमने जाया करो, ज़्यादा सोचो मत। तो स्ट्रेस कॉजेस है। लेकिन प्रैक्टिकली कितना ही कह लो सोचो मत, वो तो सोच जो है वो होती है। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो बिगेस्ट चीज़ है उसमें वो इसकी फोरहेड की स्किन पे पसीना आ जाता। एब्सोल्युटली सर, कई लोगों को एक्ने हुआ और उन्होंने सभी चीज़ें ट्राई कर ली, डॉक्टर्स को भी दिखाया, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ कर लिए, तभी कुछ नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको डॉक्टर श्री भार्गव के पास आ जाना चाहिए। बिल्कुल। ये वैसे अगर नहीं आ पाए, काफ़ी दूर है वो रहते या कहीं भी रहते हैं, तो क्या करना चाहिए सर? मैंने 2000 पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टेशन किए इसके अंदर। उसमें 3 फायदे हैं मरीज को। एक तो ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ट्रैवलिंग के पैसे बच जाते हैं। फिर उसको दवाइयाँ जो है वो भी ऑनलाइन केमिस्ट भेज देता है और टाइम नहीं ख़राब होता, तो टाइम बच गया, ये बच गया। और फिर जब मर्जी आए, जब आप वीडियो कॉल करके फिर दिखा लो। ये टेक्नोलॉजी है जो एडवांस हो गई है ना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल सर। एक तो मिथ्स के क्वेश्चन है सर, अगर अपन इसको प्रूफ फॉल्स पे करें। ड्रिंकिंग सेलेरी जूस क्लियर्स एक्ने, नॉट ट्रू। फॉल्स मिथ है ये। पॉपिंग पिंपल्स मेक देम गो फास्टर, नो, ज़्यादा हो जाता। ज़्यादा हो गया। ऑयली स्किन डजंट नीड मॉइस्चराइजर, श्योर। दे नीड और दे डोंट नीड? श्योर, नहीं चाहिए वो उनको नहीं। लेकिन अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर चाहिए। फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो चाहिए। और क्या फेस वॉश यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी ऑयली स्किन के लिए? जिनको खराब लगता है, चिकनाहट महसूस होती है, उनको ज़रूरी है। और जो ऑर्डिनरी आदमी है जिसको कोई फिक्र नहीं है उन चीज़ों की, वो उसको ज़रूरत नहीं। सर, चॉकलेट कॉजेज एक्ने? नो, इट्स अ मिथ। डिपेंड करता है कितनी चॉकलेट खाते हो आप। एक रोज़ खाते हो कुछ नहीं होता, 20 चॉकलेट खा जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे चॉकलेट आते जाते खाते रहते निकाल। टैनिंग और सन एक्सपोजर हेल्प्स क्लियर एक्ने? नो। अच्छा, धूप पे जाने से? नहीं, कुछ नहीं होती उससे। वो तो उसका ट्रीटमेंट ही अलग है। टैनिंग का ट्रीटमेंट अलग है और पिगमेंटेशन का अलग है, और एक्नी पिगमेंटेशन और स्कारिंग का अलग है। एक्नी का जो पिगमेंटेशन है बहुत डेप्थ में होता है। मैंने बात की थी आपसे, 5 लेयर के नीचे तक होता है, और एक लेयर क्लियर होने में 25 दिन लगते हैं। तो इट रिक्वायर्स 3 मंथ्स। अगर इतनी पेशेंस है पेशेंट में तो ठीक है, नहीं तो वो लेज़र वाला पकड़ लेगा कि आप लेज़र करा लो, हम ठीक कर देते हैं। ठीक भी होता है, लेकिन इतना स्ट्रांगली वापस हो जाता है
फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेजर एक बार ठीक कर देता है, लेकिन एक बार ही जब आप उसको साफ कर देते हो पिगमेंट लेयर तक तो ठीक दिखता है, फिर वहाँ पे जब हीलिंग होती है फिर हो जाता है, फिर वो पिगमेंट सेल जो है मेलेनोसाइट वो कलर देने लग जाता है। सर व्हाट इज द लेटेस्ट साइंस सेइंग अबाउट एक्ने ट्रीटमेंट? लेटेस्ट साइंस तो डाइट, मेडिसिन और एक्सरसाइज, मेडिटेशन। एक कोई पर्टिकुलर एसिड जो एक्ने के लिए बेस्ट टू प्रिवेंट एक्ने? प्रिवेंशन के लिए कोई एसिड नहीं आता, ट्रीटमेंट स्कार के लिए आता है। सैलिसिलिक एसिड है, TCA है, और भी एसिड जो हैं जो माइल्ड पीलिंग करते हैं, दे आर ऑल गुड। नंबर 1 इज सैलिसिलिक एसिड, नंबर 1 है TCA, TCA, ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड। एब्सोल्युटली। तो सैलिसिलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड यूज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट परसेंटेज। मिनिमम 2%। 2%, मिनिमम से कम में इफेक्टिव नहीं, मिनिमम से ज़्यादा लोगों तो फिर ड्राइनेस हो जाती है, फिर जलन होने लग जाती है। The 2% salicylic acid is the right concentration. It is not very easy to treat a patient. हर पेशेंट की स्किन को देखना पड़ता है, हर पेशेंट को 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद रिस्पॉन्स क्या है वो देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है कि हर चीज़ को ठीक कर दे। ये मॉडर्न साइंस की बात हुई। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि बेस्ट हो आपके अकॉर्डिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने? चंदन लगाते हैं लोग, हल्दी लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं। फाइज सर, अगर आपसे कहा जाए और जो आप करते भी आ रहे हैं कि इफ यू कुड डिजाइन द परफेक्ट एक्ने ट्रीटमेंट प्लान, वो क्या हो? नंबर 1 डाइट, नंबर 2 मेडिसिन, नंबर 3 एक्सरसाइज, नंबर 4 मेडिटेशन, नंबर 5 कंटिन्यूटी इन द ट्रीटमेंट। परसिस्टेंसी इज द। अगर छोड़ देते हो तो फिर हो जाएगी। हम शुरू में बात हुई, बीच में भी आपने कहा कि राधा रानी जहाँ है वहाँ सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी ये। तो डू यू बिलीव स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ रोल इन फिजिकल हीलिंग आल्सो? यस, एवरीवेयर। मेडिटेशन इज वन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन करते हो उसको भूल जाते हो आप, कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती है आपको, फिर न कोई चिंता होती है न कुछ होती है, उस टाइम वही रहता है। आप फॉर एग्जाम्पल सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं, उस टाइम आप कहाँ रहते हो? बस उसी में रहते हो ना। तो फिर ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी, ऐसे ही मेडिटेशन, जब आप करते हो उसको और रिलीजियसली करते हो तो आप कहीं नहीं होते हो, सिर्फ उसी में होते हो। सर व्हाट डज अ गुड स्किन मीन टू यू? Good skin should be, elasticity should be normal. It should not be dry like my skin, aging skin. दूसरा, there should not be any pigmentation. There should not be hyperhidrosis. Hairs, they should be normal. और बस यही है, 3-4 चीज़ें। So, sir, this has been one of the most insightful conversation about skin health and treatment of acne and life itself. Thank you very much for your time, precious time that you have evolved for the Clay of Heaven podcast. At Clay of Heaven, we focus on skincare, focused on science and nature. If you want an acne-safe routine, check out our detox face wash and resurface serum. Do visit www.clayofheaven.com to learn more. Thank you. Thank you to you, sir. Sir, I would just like to present a hamper of our product. We are in the process of we are presently into skincare. Now we'll be coming to skin health also. Skin health में हम, जैसे आपने बताया कि natural ingredients का है, तो we are planning some juices. मैं अब तो आपके पास थोड़ा सा आया करूँगा, थोड़ा सा कि जो 100% ऑर्गेनिक, 100% आयुर्वेदिक में हो, जो स्किन हेल्थ को सुधार।